नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स टारगेट बैच में। आज की वीडियो में हम संसद की बात करेंगे। हम संसद से जुड़े जो बहुत सारे प्रावधान हैं उन प्रावधानों को समझेंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह प्रमुख कौन से क्षेत्र हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बहुत डीप डाउन जाके संसद को नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली उन एरियाज को ज्यादा कवर करेंगे जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वह यह है कि जो प्रीलिम्स के टॉपिक हैं उन्हें हमें डिटेल से कवर करना है। वहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम ठीक से समझ ले और उन टॉपिक्स को ज्यादा ठीक से समझ ले जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे संसद की, और इसमें भी हम संसद का पहला पार्ट देखेंगे जिसमें संसद से जुड़ी कुछ प्रमुख चीजें जो हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं उनको समझेंगे। जैसे आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि दरअसल जो संसद है वह संसद है क्या, और इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वह क्या है, यानी संविधान में किस तरह की व्यवस्था है संसद से संबंधित और वहां से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें हम अनुच्छेदों को देखेंगे क्योंकि वहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह पूछा जाता है जैसे जो आपका राज्यसभा है या फिर जो आपका लोकसभा है, इसका जो नाम परिवर्तन हुआ है, यानी राज्यसभा और लोकसभा इसका पहले नाम नहीं था, तो यह नाम कैसे पड़ा, परिवर्तन कब हुआ, इसके विषय में भी पूछा जाता है, तो इसे भी हम देख लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे परिसीमन आयोग की, और परिसीमन आयोग में भी हम उन तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली जो इनके प्रावधान है, जो टेक्निकल पार्ट है उसको हम डिटेल से समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दल बदल कानून की, और हम यह समझेंगे कि यह कानून जो है वह क्यों बनाया गया, इसकी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किस प्रकार से है, कैसे यह कानून काम करता है, किन स्थितियों में इससे छूट मिलती है, उन सारी चीजों को भी हम डिटेल से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर संसद में कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाती है। मान लेते हैं किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, कोई सदस्य किसी दूसरे सदन में चला गया, किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, तो इन सारी स्थितियों में किस प्रकार से उस सीट को भरा जाएगा, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसे भी हम समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि संसद में जो शपथ से जुड़ा प्रावधान है, यानी कोई जो सांसदीय सदस्य है यानी संसद का सदस्य है वह शपथ कैसे लेता है, अगर शपथ नहीं लेता है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसे हम ठीक से समझेंगे। फिर हम 2-3 और इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में भी देखेंगे, जैसे एक आपका जो संसदीय व्यवस्था है और इस संसदीय व्यवस्था का जो सचिवालय है वह किस प्रकार से काम करता है। फिर हम बात करेंगे शैडो कैबिनेट की, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विप की, यानी सचेतक की, यह क्या प्रावधान है, इसे भी हम समझेंगे। कुल मिलाकर आज हम इतने सारे टॉपिक्स को देखेंगे जो संसदीय व्यवस्था से कनेक्टेड है और यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, और इनमें जो कंफ्यूजन है स्पेशल हम फोकस करेंगे कि वह कंफ्यूजन आपका ना रह जाए। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए यह काफी ज्यादा उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि संसद है क्या। देखिए, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसमें 3 पार्ट हैं। एक आपका है लोकसभा, एक आपका है राज्यसभा और एक आपका है राष्ट्रपति। यानी संसदीय व्यवस्था में 3 पार्ट हैं, इनमें एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। लोकसभा क्या है, यह कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधि है, यानी जनता की बातों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखेंगे कि इनका क्या होगा, चुनाव होगा, और चुनाव कौन करेगी, जनता करेगी। इसी तरीके से जो आपका राज्यसभा है यह राज्यों की बातों को रखेगा, और जो राष्ट्रपति है वह इन दोनों की बातों को सुनेगा और सुनने के बाद अंतिम निर्णय लेगा। तो कुछ इस तरह का प्रावधान है। मतलब व्यवस्था यह बनाई गई है कि एक ऐसा सदन हो जो जनता की बातों को सुने। इसमें आपकी बात आती है लोकसभा की। इसी तरीके से एक दूसरा सदन है जो राज्यों की बातों को सुने, उसमें आता है आपका राज्यसभा। फिर एक हो गया आपका राष्ट्रपति जो इन दोनों की बातों को सुने और उसके पास ज्यादा शक्तियां होंगी, और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह इस संसदीय व्यवस्था को चलाएगा। कुल मिलाकर फोकस किस पर है, जनता पर, और वह जनता चुनावों के माध्यम से संसद के सदस्यों का चुनाव करती है, और संसद के सदस्य जनता की बातों को संसदीय व्यवस्था तक ले जाते हैं या राष्ट्रीय स्तर के मंचों तक ले जाते हैं। अब एक तो आपका हो गया लोकसभा, और लोकसभा का चुनाव कौन करेगा, जनता करेगी। फिर आपका एक हो गया राज्यसभा, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव है वह चुनाव भी कौन करेगा, जनता द्वारा चुने गए लोग। इसको आप ऐसे मोटा मोटा समझिए, एक का चुनाव सीधा जनता करेगी, एक का चुनाव जो जनता ने लोग चुने हैं वह लोग मिलकर करेंगे। हालांकि कुछ और लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। तो इस तरह संसदीय
व्यवस्था है। अब इसके जो प्रावधान है संविधान में उसे हम समझते हैं। 2 अनुच्छेद आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 यह केंद्रीय स्तर पर लागू होगा, यानी जो केंद्रीय स्तर पर संसदीय व्यवस्था है वहां पर लागू होगा। राज्य स्तर पर क्या है आपकी विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि जो विधान परिषद वाली व्यवस्था है वह सारे राज्यों में तो नहीं है, लेकिन विधानसभा की व्यवस्था सारे राज्यों में है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद होगा वह कौन सा होगा 163 और 164। तो केंद्रीय स्तर पर 74, 75 और राज्य के स्तर पर 163, 164 यह दोनों लागू होंगे और यही आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसमें जो आपका अनुच्छेद 74 है और 75 है, इनमें क्या अंतर है। अनुच्छेद 74 कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी अध्यक्षता में होगा एक मंत्री परिषद, और यह मंत्री परिषद सलाह देगा किसको, राष्ट्रपति को, और उसी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति काम करेंगे। एक प्रावधान यह हो गया। फिर है अनुच्छेद 75। यहाँ पर क्या प्रावधान है, जो नियुक्ति है, किसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति, यानी जो संसदीय सदस्य हैं जो उनकी नियुक्ति से जुड़ा प्रावधान है वह कहाँ है, अनुच्छेद 75 में। इसी तरीके से अगर हम बात करें अनुच्छेद 163 की और अनुच्छेद 164 की, तो यहाँ पर भी क्या प्रावधान है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो आपका मुख्यमंत्री है उसकी अध्यक्षता में होगा मंत्री परिषद, और इनकी नियुक्ति, इनके शपथ से जुड़े प्रावधान यह कहाँ है, अनुच्छेद 164 में। तो इस तरह से 74 क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होगी और वह राष्ट्रपति को सलाह देगी। अनुच्छेद 75 क्या है, इन मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, इन सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इनसे जुड़े जो प्रावधान है वह दिया गया है। अब हम बात करें 163, 164 की, तो 163 राज्यपाल के लिए मंत्री परिषद की जो व्यवस्था है, यानी मंत्री परिषद राज्यपाल को किस तरह से सलाह देगी और मंत्री परिषद को लीड कौन करेगा, मुख्यमंत्री। और 164 मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा, यानी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। तो आपसे परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 74 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 75 किससे रिलेटेड है, या फिर 163 किससे रिलेटेड है, या फिर 164 किससे रिलेटेड है। यही आपसे पूछा जाएगा, आपको यह ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करें जो आपकी संसदीय प्रणाली है, इसमें जो आपकी कार्यपालिका है यह किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो वह हो गई आपकी विधायिका। इसका मतलब यह कि जो आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब संसद, यह किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधायिका के प्रति। तो यह भी आपसे पूछा जाता है। जो संयुक्त अधिवेशन है इसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 108 के तहत। मान लेते हैं कि कोई बिल पास हुआ लोकसभा में लेकिन वह नहीं पास हुआ राज्यसभा में, या राज्यसभा में पास हुआ लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो इस तरह की कोई अगर स्थिति बनती है, यानी कि विवाद है, तो उस विवाद की स्थिति में क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, किस प्रावधान के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, और इसी के तहत दोनों सदन इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी, एक, इनको बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 108 में। अगली बात हम करते हैं, भारत की जो संसदीय व्यवस्था है इसको कहते क्या है, तो इसे कहेंगे वेस्टमिंस्टर मॉडल। अब ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वह इसी स्थान पर स्थित है, यानी जिस स्थान पर ब्रिटिश पार्लियामेंट स्थित है उसको कहेंगे वेस्टमिंस्टर मॉडल, और यहीं पर इनकी संसदीय व्यवस्था चलती है। क्योंकि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसके ज्यादातर प्रावधान कहां से लिए गए हैं, ब्रिटेन से, क्योंकि भारत पर लंबे समय तक ब्रिटेन का शासन था। तो जो ब्रिटेन की व्यवस्था है और वहां पर जो उनकी संसद है जहां पर वह स्थित है उसी को नाम दिया गया है भारतीय संसदीय व्यवस्था को भी। जो संसदीय व्यवस्था है इसके 3 अंग है, इसकी चर्चा अभी हमने पीछे भी की। एक कौन है, राष्ट्रपति, एक है आपका लोकसभा और एक आपका है राज्यसभा। तो यह जो पूरा संसद का स्ट्रक्चर है वह हमने समझ लिया, यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो इनके नाम परिवर्तित किए गए वह कैसे किए गए और कब किए गए। 1954 में जो आपका राज्य परिषद है इसके स्थान पर किया गया राज्यसभा, और जो जनता का सदन है इसके स्थान पर किया गया लोकसभा। तो राज्यसभा का पहले नाम क्या था, राज्य परिषद, लोकसभा का पहले नाम क्या था, जनता का सदन। परिवर्तित कब किया गया, 1954 में। यह आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो लोकसभा है इसके जो सदस्य है इनको चुनता कौन है, जनता डायरेक्ट, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होते हैं, जनता वोट देती है और इन सदस्यों को चुनती है। तो इसे कहेंगे क्या, जनता का सदन। और जो राज्यसभा है इसे क्या कहेंगे, राज्य परिषद। वर्ष आपको याद रखना होगा कि 1954 में यह परिवर्तन हुआ था। जो आपका राष्ट्रपति है यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अब आपको यह ध्यान रखना होगा, सदन का सदस्य नहीं है,
संसद का स्वयं एक भाग है। संसद के 3 भाग हैं, उनमें से एक है आपका राष्ट्रपति। लेकिन जो संसद के सदन है, सदन का मतलब हो गया आपका लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो जो आपका राष्ट्रपति है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और ना ही वह संसद में बैठता है। यानी संसद की बैठकों में हिस्सा लेना यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी में नहीं आता है। तो सदन का सदस्य नहीं है, संसद की बैठकों में बैठता भी नहीं है। अगली बात हम करते हैं, जो आपका राष्ट्रपति है यह संसद के दोनों सत्रों को आहूत करता है, यानी उनको बुलाता है, उनका सत्रावसान करता है और लोकसभा का विघटन भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यह प्रमुख तथ्य हो गए। अब हम बात करते हैं आगे। एक है आपका परिसीमन आयोग और इसके तहत व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले इसको हम बेसिक रूप से समझते हैं। एक कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर मान लेते हैं कि 1 लाख लोग रहते हैं। धीरे धीरे इस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी और जब इस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी और मान लेते हैं वह हो गई 1.5 लाख, तो जो इनका रिप्रेजेंटेटिव है उनकी संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। जैसे यहाँ पर हो सकता है 2 सदस्य हों जो इन लोगों की बातों को आगे फैलाएं या फिर इन लोगों की बातों को आगे रखें। आगे का मतलब संसदीय मंचों पर। इसी तरीके से अब इनकी संख्या हो गई 1.5 लाख। तो अब जब इनकी संख्या 1.5 लाख हो गई तो इनके सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। तो इसी व्यवस्था को अपनाने के लिए, यानी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वह सही अनुपात में रहे, यानी जनता और संसदीय सदस्य जो हैं उनके बीच जो अनुपात है वह अनुपात सही बना रहे। इसीलिए है आपका परिसीमन आयोग। यह जांच करता है और जांच करके यह बताता है कि जो संसदीय सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो बेसिक आप समझ चुके। अब हम देख लेते हैं इनसे जुड़े जो फैक्ट हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 82 है, इसमें यह प्रावधान है कि जब भी जनगणना हो, यानी हर 10 साल में होती है जनगणना, तो जब भी जनगणना हो उसके बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1 लाख से 1.5 लाख जनसंख्या हो गई, तो यह पता कैसे लगेगा कि 1 लाख से 1.5 लाख हो गया? यह जनगणना के बाद ही पता लगेगा। तो जब जनगणना के बाद पता लगता है, यानी जब भी जनगणना हो उसके बाद परिसीमन आयोग बने और वह परिसीमन आयोग यह तय करे कि जो रिप्रेजेंटेशन है वह सही रूप से और सही संख्या में हो। इसके बाद है अनुच्छेद आपका 170। यह प्रावधान करता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा मतलब जो राज्यों की व्यवस्था है, वहां पर जो परिसीमन का प्रावधान है वह लागू करता है। तो केंद्रीय स्तर पर या संघीय स्तर पर अनुच्छेद 82, राज्य के स्तर पर अनुच्छेद 170। इसके साथ साथ एक प्रमुख प्रावधान यह है कि 2001 में संविधान संशोधन हुआ। संशोधन का नाम कौन सा है? 84वां संविधान संशोधन, यानी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं, जो आपकी विधानसभा की सीटें हैं, इनकी संख्या निर्धारित की गई। अब इसका मतलब क्या? यह तय किया गया था कि जब भी जनगणना हो, और जनगणना कब होती है? 10 साल में। तो जब भी जनगणना हो उसके बाद परिसीमन आयोग बने। परिसीमन आयोग क्या करे? सदस्यों की जो संख्या है उसको निर्धारित करे। लेकिन 2001 में संविधान संशोधन हुआ। संशोधन का नाम कौन सा है? 84वां संविधान संशोधन। इसके तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि 2026 तक जो सीटों की संख्या है उसे फिक्स रखा जाए। इसका मतलब यह कि 2001 की जो जनगणना है इसी को आधार बनाकर वर्तमान में जो संसदीय व्यवस्था है इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। क्योंकि इसके बाद 2011 में भी जनगणना हुई, 2021 वाली जनगणना नहीं हो पाई थी क्योंकि कोविड था। तो कुल मिलाकर यह कि 2001 की जनगणना के बाद से इसको फिक्स किया गया है। और कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। यानी अगला जो परिसीमन आयोग बनेगा उसकी जनगणना का आधार क्या होगा? 2021 वाली जनगणना का डेटा, जो कि जनगणना बाद में होगी। क्योंकि कोविड है तो कोविड की वजह से यह जनगणना अभी तक नहीं हुई है। इसी व्यवस्था के तहत 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में, मतलब 4 बार परिसीमन आयोग लागू हुआ है। और इसके तहत जो सीटों का बंटवारा है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको तय किया गया है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी परिसीमन आयोग का जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन होगा? जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसका कोई रिटायर्ड न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वह क्या होगा? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। अब इसके सदस्य कौन होंगे? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह इसका सदस्य होगा। इसके साथ साथ
जिस राज्य में परिसीमन हो रहा है उस राज्य का जो चुनाव आयुक्त है वह भी इसका सदस्य होगा। तो केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वह अध्यक्ष होगा, भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह इसका सदस्य होगा। यह दो लोग फिक्स हो गए। उसके बाद जिस राज्य में परिसीमन होगा उस राज्य का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह इसमें शामिल होगा। तो इस तरह जो परिसीमन आयोग है वह काम करता है। इसके अनुच्छेद आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 82, 170। आपको याद रखना होगा कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, इससे क्या परिवर्तन हुआ था। इसके साथ साथ 1952, 1962, 72 और 2002 यहाँ पर परिसीमन लागू हुआ था, यानी इन वर्षों में परिसीमन लागू हुआ था और परिवर्तन किया गया। अध्यक्ष कौन है वह देख लिया, सदस्य कौन है यह देख लिया। परिसीमन आयोग से संबंधित इतने ही तथ्य आपसे पूछे जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका दल बदल कानून। इसके बेसिक को हम समझते हैं। बेसिक क्या है कि जब भी चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कोई पार्टी है वह चुनाव लड़ती है और उस पार्टी के होते हैं सदस्य। अब यह सदस्य चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, सरकार बनती है। अब मान लेते हैं चुनाव हुआ, चुनाव में पार्टी एक्स थी और इसके सदस्य हो गए मान लेते हैं 200, यानी 200 सीटें हैं। इन 200 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन इनके क्या हुआ, 70 सदस्य जीत गए। अब यह 70 सदस्यों में पार्टी नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि एक दूसरी पार्टी हो वाई, दूसरी पार्टी वाई ने भी 200 सदस्य खड़े किए थे। इस 200 सदस्यों में से 50 सदस्य चुनाव जीत गए, तो दोनों मिलाकर कितने जीते, 120। सरकार बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए होते हैं, 101। क्यों, यानी 50% + 1, यह सही होगी सदस्य संख्या। अब पार्टी एक्स है और पार्टी वाई है। पार्टी एक्स भी अकेले सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि 70 सदस्य हैं। पार्टी बी भी अकेले सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि केवल 50 सदस्य हैं। दोनों मिलकर सरकार बना सकती हैं, लेकिन दोनों मिलकर सरकार नहीं बनाएंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही थी, तो इसलिए यह सरकार आपस में मिलकर नहीं बनाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज हो सकती है, यह तो दो पार्टियां हो गई। हो सकता है कि कम से कम 20 ऐसे सदस्य हों जो लड़े हैं चुनाव निर्दलीय, मतलब किसी भी दल से नहीं है, तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इन 20 में से हो सकता है 10 ने चुनाव जीत लिया हो। तो अब क्या प्रावधान बन सकता है, यह 10 किसी एक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो अगर हम एक्स का एग्जाम्पल लें तो इसके पास कितने सदस्य हैं, 70, जिन्होंने चुनाव जीता है। यह 10 जाकर इससे मिल जाते हैं। अब इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 80। लेकिन अभी भी यह सरकार नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनको कितने सदस्य चाहिए, 101 सदस्य। तो अभी कितने सदस्य शॉर्ट है, 21 सदस्य। इन्होंने क्या किया, वाई पार्टी के जो लोग हैं, मतलब इनके जो सदस्य हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, इनको प्रलोभन दिया, आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपको मंत्री का पद देंगे या हम आपको कुछ धनराशि देंगे। मतलब इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, यह 21 सदस्य चले जाएंगे कहां, इनकी तरफ। इनकी सदस्य संख्या हो जाएगी कितनी, 80 + 21 यानी 101, और अब यह सरकार बना सकते हैं। यही जो ट्रांसफर है 21 सदस्यों का, इनको रोकना लक्ष्य है किसका, दल बदल कानून का। क्योंकि इससे क्या होगा, बार बार यह सदस्य एक दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे, मतलब कभी इधर चले जाएंगे कभी इधर चले जाएंगे, और इससे अंततः क्या होगा, अस्थिरता बनेगी। और अस्थिरता होने का मतलब संसदीय व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी। जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वह व्यवस्था ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, कानून बना, क्योंकि यह बहुत तेजी के साथ होने लगा। तो अब हम इसके प्रावधानों को देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। यहाँ एक चीज आपने गौर की होगी, हमने इन 10 सदस्यों की बात नहीं की जो निर्दलीय थे, यानी किसी पार्टी में नहीं थे। यह शामिल हो सकते हैं, इन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को अब समझ चुके हैं। अब हम इनके प्रावधानों को देख लेते हैं। हुआ क्या, जो 1960 और 1970 का दशक है, इस समय यह घटनाएं ज्यादा होने लगी और इसी के कारण 1980 आते आते यह समस्या बहुत गंभीर हो गई। यानी बहुत तेजी के साथ सरकारें बदलने लगी, एक सदस्य दूसरी पार्टी में बहुत तेजी के साथ शामिल होने लगे और उसके पीछे बहुत सारा भ्रष्टाचार भी शामिल था। तो 1985 में हुआ संविधान संशोधन, और संशोधन कौन सा, 52वां संविधान संशोधन। आपको याद क्या रखना है, 1985 में यह संशोधन हुआ। संशोधन कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसी को कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून का अधिनियम। यानी यह प्रस्ताव पेश किया गया कब, 1985 में। प्रस्ताव कौन सा था, 52वां संशोधन अधिनियम। अब यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 18वां संविधान संशोधन हुआ उसी के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया। अब क्या अंतर है, 52वां क्या था, विधेयक, और संशोधन कौन सा था,
18वां, और इसी के तहत क्या बना, 10वीं अनुसूची। कहां पर, संविधान में। तो 2-3 चीजें आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। पहली चीज, कब हुआ, 1985 में। अधिनियम कौन सा था, 52वां। संशोधन कौन सा था, 18वां। 10वीं सूची किससे कनेक्टेड है, दल बदल कानून से। तो यह आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक छूट भी है। छूट कैसी, अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य यह दे दें इस्तीफा, और इस्तीफा देकर चले जाएं दूसरी पार्टी में, तो यह जो व्यवस्था है वह लागू नहीं होगी। अब इसमें व्यवस्था क्या है, जो दल बदल कानून है वह क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, यानी एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में गया है, तो क्या हो सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, यानी वह अब सदस्य नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर 2/3 सदस्य, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि कोई पार्टी है, उसके 50 सदस्य जीते हैं चुनाव, तो अगर इसके 2/3 सदस्य यह छोड़कर चले जाते हैं पार्टी, तो जो आपका यह प्रावधान है, यानी जो दल बदल का प्रावधान है, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट वह क्या है, वह यह है कि जो दल बदल का कानून है, इसके तहत जो मामले हैं, इनका निपटारा कौन करेगा। तो राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, और लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वह इस मामले को देखेगा। यानी 10वीं अनुसूची के मामले को कौन देखेगा, राज्यसभा का राज्य सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं दिखती है। एक प्रावधान और है, वह प्रावधान क्या, 1992 से जो आपके राष्ट्रपति हैं, इनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसका मतलब क्या, जो राष्ट्रपति के निर्णय हैं, पहले क्या प्रावधान था कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, यानी मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी और मंत्री परिषद की सलाह पर क्या लिया, राष्ट्रपति ने निर्णय। तो जो राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है, इसको क्या हो सकता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कहां पर, कोर्ट में। पहले यह व्यवस्था थी, अब इसमें परिवर्तन किया गया। कब किया गया, 1992 में। अब यह व्यवस्था है कि जो राष्ट्रपति के निर्णय हैं, इनको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो दल बदल कानून का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। इससे जुड़े जो प्रमुख तथ्य है वह भी हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि अगर संसद में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होता है, तो उस स्थिति में किस तरह की कार्यवाहियां की जाएंगी। स्थान रिक्त होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक, वह चुनाव के द्वारा किसी दूसरे सदन में चला जाए। जैसे कोई लोकसभा में है तो चुनाव के द्वारा चला जाए कहां, राज्यसभा में, या राज्यसभा में है, लोकसभा में चला जाए। विधानसभा है, विधानसभा से चला जाए लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो इस तरह से किसी दूसरे चुनाव को जीतकर अगर वह जाता है। दूसरा, अगर वह क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है, मतलब अपने पद को छोड़ देता है, तो उस स्थिति में चुनाव होगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में चुनाव होगा, और दोनों की समय सीमा क्या है, 6 माह। लेकिन जो ये वाली व्यवस्था है एक सदन से दूसरे सदन में जाने की, इस स्थिति में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह चुना जाता है, तो 10 दिन के भीतर उसको बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य है। यानी हो सकता है कि कोई व्यक्ति लोकसभा में है, वह राज्यसभा में चुन लिया जाता है, या राज्यसभा में है और लोकसभा में चुन लिया जाता है। तो इस स्थिति में उसको यह बताना होगा कि वह राज्यसभा में रहेगा या लोकसभा में। अगर 10 दिनों तक वह नहीं बताता है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो उसकी राज्यसभा की सीट है वह सीट खाली कर दी जाएगी। अब इसका मतलब यह कि जो आपकी लोकसभा है उसको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, यानी लोकसभा की सीट खाली नहीं होगी बल्कि राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। तो पहला प्रावधान। दूसरा, अगर बात आती है राज्य विधानसभा की, तो उस स्थिति में क्या है, यह समय सीमा बढ़ जाती है। कितने दिन हो जाती है, 14 दिन की। यानी केंद्रीय स्तर पर, मतलब संघीय स्तर पर यह प्रावधान कितने दिन के लिए है, 10 दिन के लिए, और राज्य विधानसभा के मामले में यह समय सीमा कितनी है, 14 दिनों की। तो 14 दिनों के भीतर इसको बताना होगा, अन्यथा इसकी सीट खाली होगी कहां से, संसद से। यानी अगर वह राज्यसभा में या लोकसभा में चुना जाता है लेकिन राज्य विधानसभा का सदस्य है, 14 दिनों के भीतर नहीं बताता है, उस केस में क्या होगा, संसदीय जो उसकी सीट है उस सीट को खाली कर दिया जाएगा, उसे राज्य विधानसभा का ही सदस्य माना जाएगा। एक प्रावधान और है, संविधान का जो अनुच्छेद 101 और उसका उपभाग जो 4 है, यह क्या कहता है कि अगर कोई संसदीय सदस्य 60 दिन बिना बताए गायब रहता है, यानी सदन की बैठकों में भाग नहीं लेता है और सदन को वह बताता भी नहीं है कि वह क्यों अनुपस्थित है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी दिया गया है। तो इस तरह यह व्यवस्था है।
लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यह जो 60 दिनों का प्रावधान है इसमें क्या शामिल नहीं है। अगर पूर्व सूचना है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बीमार हो या किसी अन्य परिस्थिति में फंसा हो, तो अगर उसने पहले से बता रखा है उस स्थिति में उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन अगर बिना बताए अनुपस्थित है उस स्थिति में उसकी सदस्यता जा सकती है। अब हम देख लेते हैं अगले प्रावधान को जो शपथ से कनेक्टेड है। जो संसद के सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या तो खुद या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति जो है वह संसद के सदस्य को शपथ दिलाता है। यह प्रावधान हो गया। अगर कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए संसदीय व्यवस्था में भाग लेता है, यानी कोई व्यक्ति सांसद चुना गया लेकिन सांसद चुने जाने के बाद उसने शपथ अभी नहीं ली है और शपथ लिए बिना वह चला जाता है कहाँ? संसद में, यानी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, क्योंकि वह संसदीय सदस्य है तो जा सकता है। यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे कि यह भी पूछा जा सकता है कि क्या वह जा सकता है कि नहीं, तो जा सकता है लेकिन बैठक में हिस्सा नहीं लेगा और ना ही वह क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में वह जा तो सकता है लेकिन उसकी बैठकों में हिस्सा नहीं लेगा और ना ही क्या करेगा? वोट दे पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और किसी बैठक में वह भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए उसको क्या भरना पड़ेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी देखिए अब वह बैठक में भी हिस्सा ले सकता है लेकिन कैसे? जुर्माना देके। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी मुद्दे को उसे ठीक से समझना हो या बैठक में भाग लेना ही हो तो वह बैठक में बैठ तो सकता है लेकिन 500 रुपए क्या देना होगा? जुर्माना देना होगा। हालांकि ऐसे प्रावधान लागू नहीं किए जाते हैं लेकिन व्यवस्था यह भी है। तो बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता, मत नहीं दे सकता और अगर बैठता है तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। लेकिन यहाँ भी अंतर ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से 500 रुपए का जुर्माना देके वह बैठ तो सकता है लेकिन किसी भी स्थिति में मत नहीं दे सकता है, यानी मतदान नहीं कर सकता है। तो यह प्रावधान हो गया। अब हम कुछ और तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं संसदीय सचिवालय की, तो हर संसद का क्या होगा? एक सचिवालय होगा जो उसकी जो कागजी कार्यवाहियां हैं उनको देखेगा। इसी तरह से संसद में नेता कौन होता है या संसदीय नेता किसको कहा जाएगा? तो संसद में जिसकी सरकार है उसका नेता, यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाएगा? संसद का नेता। इसी तरीके से जो विपक्ष का नेता है, यानी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब क्या है? जो कुल सदस्य संख्या है उसका 10वां हिस्सा, यानी लोकसभा की जितनी सीटें हैं जैसे कि 543 या फिर 45 आप कहिए इसको, तो कम से कम 45 सीटें होनी चाहिए किसी के पास, तब वह बन सकता है क्या? लोकसभा में विपक्ष का नेता। 45 सीटों का मतलब उसकी पार्टी के पास होनी चाहिए 45 सीटें, तो उस पार्टी का जो व्यक्ति है उसे बनाया जा सकता है क्या? विपक्ष का नेता। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर बात आती है शैडो कैबिनेट की। भारत में यह व्यवस्था बहुत डीप लेवल तक लागू नहीं है लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर शैडो कैबिनेट की जो व्यवस्था है वह बहुत डीप लेवल तक लागू है। यह व्यवस्था क्या है? जैसे एक आपकी बनती है सरकार मान लेते हैं भाजपा की सरकार है, तो भाजपा ने क्या किया? अपने मंत्री नियुक्त किए। इन्होंने अपना रक्षा मंत्री बनाया, अपना वित्त मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? मंत्री बनाए। इसी तरीके से जो विपक्ष की पार्टी है वह भी क्या करती है? अपने मंत्री बनाती है। और अपने यहाँ यह व्यवस्था बहुत डीप लेवल तक लागू नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर यह व्यवस्था बहुत डीप लेवल तक लागू है। यानी जो विपक्ष की पार्टी है वह भी क्या करती है? शासन में भागीदारी करती है, नियम कानून बनाने में भागीदारी करती है। तो शैडो कैबिनेट की व्यवस्था क्या है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं उसी तरह से जो विपक्ष है वह भी अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं। और अगर सरकार परिवर्तित होती है तो यह वैकल्पिक मंत्रिमंडल के रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन भारत के केस में यह व्यवस्था बहुत डीप लेवल तक लागू नहीं है, या फिर हम यह कहें कि बहुत प्रभावशाली रूप से लागू नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट आप समझे रहिए। फिर एक बात आती है व्हिप की, यानी जो आपकी पार्टी है अगर उसने व्हिप जारी कर दिया यानी सचेतक जारी कर दिया तो जितने भी सदस्य हैं उसको इसी व्हिप के आधार पर कार्यवाही करनी होगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं वोटिंग होनी है संसद में किसी विषय पर और पार्टी ने क्या किया? व्हिप जारी कर दिया। इस केस में क्या होगा? पार्टी के सारे सदस्यों को उपस्थित होना होगा और पार्टी जिसको कहेगी उसको वोटिंग करना होगा। अब इसमें लूपहोल कहाँ है? मान लेते हैं कि कोई बिल पास होना है और बिल पास होने में जो व्यवस्था है वह यह है कि संसद का इसे समर्थन मिलना चाहिए, मतलब वोटिंग के माध्यम से। अब क्या होगा? मान लेते हैं सत्ता पक्ष के लोग ही इस बिल से नहीं संतुष्ट हैं, उस केस में वह क्या कर सकते हैं? पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हो सकते हैं? अनुपस्थित, मतलब वोटिंग के दिन आए ही ना। तो उससे क्या होगा? जो सदस्य संख्या है
वह घट जाएगी। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं कि 500 लोग हैं संसद में, इसमें से जो पार्टी है, मतलब जिस पार्टी की सरकार है, उसके 250 सदस्य हैं और सदन में कुल कितने लोग उपस्थित हुए? इन 500 में से हो सकता है 400 लोग उपस्थित हुए हों, 100 उपस्थित नहीं हुए हों। तो उस केस में क्या होगा? यह बिल पेश किया जाएगा और बिल पेश करने के बाद क्या होगा? वोटिंग होगी। अब क्या था, जो यह 250 सदस्य थे, किसके? जिस पार्टी की सरकार है उसके, इसमें से जो 100 सदस्य हैं वह इस बिल के अगेंस्ट हैं। मान लेते हैं ओबीसी के अगेंस्ट कोई बिल है और यह लोग ओबीसी से कनेक्टेड हैं, तो यह इसके समर्थन में नहीं आए और अब्सेंट हो गए, क्योंकि पार्टी के अगेंस्ट वोट तो नहीं कर सकते हैं, तो अब्सेंट हो गए। अब इससे क्या हुआ? सदस्य संख्या इनकी हो गई 150, यानी 500 में से 100 सदस्य क्या हो गए? अनुपस्थित हो गए। तो अब सदस्य संख्या कितनी हो गई? 150। अब वोटिंग होगी, तो जो इस बिल के समर्थन में है वह कितने हैं? 150। लेकिन 250 ऐसे लोग हैं जो इस बिल को समर्थन भी दे सकते हैं, समर्थन नहीं भी दे सकते हैं। तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है? अगर इस 200 में से 200 लोगों ने भी क्या किया? बिल का विरोध कर दिया, तो उस स्थिति में यह बिल पास नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है? व्हिप जारी होता है। व्हिप जारी करने का मतलब यह कि अब जो यह 250 सदस्य हैं इनको उपस्थित होना ही होगा और पार्टी के निर्देशों के हिसाब से ही वोट करना होगा। इस केस में क्या होगा? बिल पास होने की जो संभावना है वह पूरी तरीके से निश्चित हो सकती है। तो इस तरह से व्हिप जारी किया जाता है और व्हिप जारी करके निर्देश दिया जाता है पार्टी के सदस्यों को। तो यह पूरी व्यवस्था हो गई। इसमें प्रावधान यह है कि जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, यानी सत्ता पक्ष की जो सरकार है और जो विपक्ष की सरकार है, दोनों संसद में क्या करते हैं? अपने सचेतक नियुक्त करते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, वह जिम्मेदारी उठाता है और जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं उन सदस्यों को निर्देश देता है पार्टी के बिहाफ पे, यानी पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको पहुंचाएगा कौन सदस्यों तक? तो वह सचेतक पहुंचाएगा और सचेतक ही उस सूचना को उन तक ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह पूरी व्यवस्था है और इससे पूरी संसदीय व्यवस्था चलती है। तो आज हमने संसदीय व्यवस्था से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को देख लिया है और इन्हीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखेंगे, यहीं से प्रश्न आपको पूछा गया होगा और आपको इन्हीं में उलझाया गया होगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपकी परीक्षा के लिए यह काफी उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।